डियर स्टूडेंट, रिवीजन की सीरीज में पढ़ना है राष्ट्रीय आय क्या है। और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय आय एक ऐसा चैप्टर है जहां पर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज वाले आते हैं। लगभग 10 से 11 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है, एक दो एमसीक्यूज हो सकता है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। तो राष्ट्रीय आय क्या है, आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम बेटा राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय आय है क्या। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय जिसको इंग्लिश में हम नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है राष्ट्र की आय। किसकी आय? राष्ट्र की आय। अब राष्ट्र कोई व्यक्ति तो है नहीं, राष्ट्र क्या है? देश के नागरिक जहां रहते इसको राष्ट्र। तो राष्ट्र की आय का मतलब देश के नागरिकों की आय। किसकी आय? देश के नागरिकों की आय को कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो ऐसे में अगर इसके अर्थ को समझे, किसके समझे? इसके अगर अर्थ को डिटेल से समझे तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? क्योंकि ऐसे कह सकते हैं किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित साधन आयों का योग, जिसमें क्या? जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय शामिल होता है। ठीक है, उसे राष्ट्रीय कहते हैं। मतलब साफ है, एक देश में रहने वाले नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित साधन आयों का योग होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त साधन आएगा। मतलब यहां तक अगर जोड़ेंगे आय का एक, तो इसको बोलेंगे हम देश में अर्जित कौन सी आय? घरेलू आय। तो घरेलू आय में जब विदेशी से प्राप्त आय को शामिल करेंगे तब उसको कहते हैं राष्ट्रीय आय। मतलब साफ है, राष्ट्रीय आय को समझना है तो राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ कुछ शब्दों को समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय आय से कुछ शब्दावली को समझनी होगी हमें, जिसमें सबसे पहला है साधन आय। क्योंकि ये राष्ट्रीय आय क्या होता है? साधन आयों का योग होता है। साधन आय का मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा सोर्स है। किसी भी राष्ट्र में रहने वाले नागरिक जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधनों से आय की प्राप्ति करते हैं, उसे साधन आय कहते हैं। इसको समझना है तो यूं समझिए, एक तरफ लेते हैं हम साधन और दूसरी तरफ लेते हैं साधनों से प्राप्त होने वाली आय। तो साधन और आय की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पूंजी। अगर नागरिक के पास पूंजी है तो पूंजी को उत्पादन कार्य में देने से उसको क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। फिर है भूमि। भूमि को उत्पादन कार्य देने से क्या प्राप्त होता है? किराया। यूं क्या है? किराया या क्या चीज होता है? किराया, या फिर इसको दूसरा बोलता है रॉयल्टी। किराया या रॉयल्टी। फिर है क्या चीज? श्रम। जो श्रम होता है, श्रम के बदले में मिलता है वेतन या मजदूरी, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं? पारिश्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिश्रमिक, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। और लास्ट में रह जाता है साहसी। साहसी को बदले में क्या मिलता है? साहसी को मिलता है बदले में तुम्हारा, जिसको बोलते हैं लाभ। क्या मिलता है? लाभ, प्रॉफिट। तो ये साधन है, इन साधनों को उपयोग में देने के बदले में ये साधन आय है। क्या करना होता है? इन साधन आयों का योग करना होता है। साधन आय को योग करने से साधन आय की प्राप्ति होती है। ध्यान में ये रखना कि साधन आय और एक शब्द और है यहाँ पर, साधन भुगतान। साधन आय और साधन भुगतान, फैक्टर पेमेंट, दोनों ही एक होता है, क्योंकि एक की आय तभी होती है जब एक भुगतान करता है। तो ये पहला शब्द है जिसको हमें समझना है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा जो शब्द है इसमें कहा गया वित्तीय वर्ष। क्या कहा गया है? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष को हम क्या बोलते हैं? लेखांकन वर्ष भी कह सकते हैं हम, लेखांकन वर्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल या फिर अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? देश का वित्तीय वर्ष वह वर्ष होता है जहां पर देश का तमाम लेखा कार्य किया जाता है। एक ऐसा वर्ष जिसके अंतर्गत देश का समस्त लेखा कार्य किया जाता है, लेखा जोखा किया जाता है। भारत का वित्तीय वर्ष होता है
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम इसके भारत का वित्तीय वर्ष के अंदर कहा जाता है। तीसरा जो वर्ड समझना है वो क्या है, तीसरा वर्ड समझना है वो है क्या चीज, नागरिक। नागरिक यानी कि रेजिडेंट। चाहे हम नागरिक की बात करते हैं या इसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं, सामान्य नागरिक की बात करते हैं। देश का सामान्य नागरिक किसे कहते हैं? तो नागरिक मतलब क्या होता है, रहने वाला। तो क्या देश में रहने वाला, जो भी देश में रह जाए वो देश का नागरिक होता है? तो नहीं। तो देश का सामान्य नागरिक कौन होता है? देश का सामान्य नागरिक होने के लिए मुख्यतः 2 प्रमुख शर्तें होती हैं। 2 शर्तें होती हैं जिसको पालन करना पड़ता है। शर्त नंबर 1, वह व्यक्ति, कौन, वह व्यक्ति जो देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत रहता हो। ठीक है, वह व्यक्ति जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत रहता हो, पहला बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, पहली शर्त यह है, तो देश का नागरिक होगा। लेकिन बात यह है कि जो विदेशों से घूमने आते हैं, जो विदेशों के अफसर होते हैं, ठीक है, ये सब लोग भी तो देश के अंदर ही रह रहे हैं, तो क्या वो नागरिक हो? नहीं। पहली शर्त के साथ साथ दूसरी शर्त का भी पूरा होना चाहिए, मतलब उसकी आर्थिक रुचि, आर्थिक रुचि क्या होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए। जिस देश में होना चाहिए तो उस देश के लिए उसकी आर्थिक रुचि होनी चाहिए। तो जब हम आर्थिक रुचि की बात करते हैं, पर आर्थिक रुचि का मतलब होता है वो जो आय कर रहा हो, वो जो व्यय करता हो, वो जो निवेश करता हो, वो जो टैक्स पेमेंट करता हो, वो सब कुछ उस पार्टिकुलर देश के लिए ही होना चाहिए। अगर वो उस देश में रह रहा है, आय व्यय सब कुछ उसी देश के लिए कर रहा है, तो उसको हम सामान्य नागरिक के नाम से जानते हैं। सामान्य नागरिक और एक होता है सिटीजन, दोनों में फर्क होता है। सिटीजन बाय लॉ होता है, जो कानून के द्वारा प्राप्त होता है, जो जन्मजात और कानून से प्राप्त होता है। लेकिन नागरिक होने के लिए हमें जन्मजात के लिए हमें ये देखना होगा उस देश में रह रहे हो पर्टिकुलर 1 साल से ज्यादा समय, और आपकी समस्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश के लिए जुड़ा हुआ हो। तो यहां पर एक शब्द आ जाता है, दूसरा शब्द नेक्स्ट, घरेलू सीमा। घरेलू सीमा, तो घरेलू सीमा से हम कह सकते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है इसको। घरेलू सीमा आखिर है क्या? तो जब भी हम घरेलू सीमा की बात करते हैं, घरेलू सीमा का मतलब होता है किसी भी देश का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत देश का पूरा राजनीतिक क्षेत्र प्लस देश का कौन सा आर्थिक क्षेत्र जुड़ा हुआ होना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र का मतलब जो हम नॉर्मल बाउंड्री देखते हैं देश में समस्त राजनीतिक क्रियाएं होती हैं। मतलब अगर हम इसकी मैप की बात करते हैं, कुछ मैप इस तरह से होता है, यहाँ पर थोड़ा बेकार मैप बनेगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। जो अब मैप बनाते हैं इस तरह से, ये जो पॉलिटिकल मैप होता है, इस मैप को हम बोलते हैं राजनीतिक क्षेत्र। इसके अंदर तमाम प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, लेकिन इसमें हम आर्थिक क्षेत्र को जोड़ दें। आर्थिक क्षेत्र इससे बड़ा होता है कि वो सारा एरिया जहां पर देश से संबंधित आर्थिक क्रियाएं होती है, जो समुद्र के अंदर का क्षेत्र होता है, किसी देश में रहने वाली जो एम्बेसी होती है, दूतावास जिसको बोलते हैं, किसी देश में हमारा क्षेत्र का जो कार्य होता है, किसी दूसरे देश में हमारा जो एयरबेस होता है, या एयरपोर्ट होता है, या मिलिट्री बेस होता है, वो सब भी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहां पर भी देश से संबंधित ही क्रियाएं संपन्न की जाती है। तो घरेलू सीमा का मतलब वो सारी क्षेत्र, वो सारा क्षेत्र जहां पर देश का आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलाप होता है, देश से संबंधित होता है। अगर हमारे देश में किसी भी देश का दूतावास है तो हमारा वो आर्थिक क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उस दूतावास के अंदर उस संबंधित देश का कार्य होता है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन किसी दूसरे देश में अगर हमारा दूतावास है, उस देश में हमारे रिलेटेड कोई सारा काम होता है, तो उस दूतावास को भी हम अपने घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। इतना समझने के बाद एक पॉइंट और होता है, वो है विदेशों से प्राप्त साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं NFIA।
तो विदेशों से प्राप्त साधन आय क्या होता है, समझिए, साधन आय जो विदेशों से प्राप्त हो। हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, विदेशों से हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे देश की कंपनियां विदेशों में काम कर रही हैं, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं, ये तमाम विदेशों के साथ लेन देन होता रहता है। तो विदेशों से जो साधन गया वहां से पैसा आता है, और यहाँ पर जो साधन है इसके बदले में पैसा जाता है। तो जितना पैसा विदेशों से आया, यानी कि विदेशों से साधन आए, जिसको बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और विदेशों को साधन आए, विदेशों को साधन आए यानी कि फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट इज क्या डिफरेंस होता है, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, कि हमारे देश से कितना पैसा गया साधन आय के रूप में और कितना विदेशों से आया, उन दोनों के बीच का अंतर। तो ये होता है शुद्ध साधन आय। और शुद्ध साधन आय का प्रयोग किस लिए होता है, ये प्रयोग होता है घरेलू आय को किस में कन्वर्ट करने के लिए, घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, घरेलू से क्या बनाना है हमें, अगर राष्ट्रीय आय बनाना है, तो अगर घरेलू से राष्ट्रीय आय में बनाना है तो हमें क्या करना है, प्लस कर देना पड़ेगा NFIA। उसी का उल्टा अगर राष्ट्रीय आय से घरेलू आय बनाना है, सेम हमें क्या करना है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को घटा देना होगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक टर्म और है, वो है क्या चीज, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसको बोलते हैं हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और शॉर्ट में बोला जाता है NIT। ठीक है, अब ये क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, अंतर होता है, किसके बीच का अंतर होता है, ये अंतर होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और साथ ही साथ क्या चीज, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता जिसको हम नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्सिडीज के नाम से जानते हैं, सब्सिडीज। तो अप्रत्यक्ष कर होता है ना, अप्रत्यक्ष कर यानी कि जिसका अप्रत्यक्ष कर GST, सरकार जो है वस्तु और सेवाओं के ऊपर टैक्स लगाती है, जिससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर क्या करता है, जो वस्तु के मूल्य को क्या करता है, बढ़ा देता है, प्लस करता है। तो उस मूल्य को कम करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जो प्राइस को क्या करता है, कम करता है। तो ऐसे में अगर किसी सामान का प्राइस 100 रुपए है, गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगा दिया 20% का, तो इसकी कीमत है 120 रुपए विद टैक्स। ठीक है, तो अब उस टैक्स को 120 रुपए का ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, मान लो 5% का, तो 5 रुपए, तो माइनस कर दिया, उसका एक्चुअल प्राइस कितना होगा, 115। तो यहां पर NIT क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के बीच का जो अंतर होता है। सरकार वस्तु की मूल्य को कम करना चाहती है तो टैक्स नहीं हटाती, उस पर सब्सिडी दे देती है। तो सब्सिडी हटाने के बाद जो बचता है वो होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और यहाँ पर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का जो रोल होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है बाजार कीमत, बाजार कीमत जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब हमें ये समझना है कि बाजार कीमत क्या है। बाजार कीमत वह कीमत है जिस कीमत पर वास्तव में किसी वस्तु और सेवा को बाजार में बेचा जाता है, यानी कि किसी वस्तु को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध मूल्य को जिस कीमत पर वस्तु सेवा को बेचा जाता है उस कीमत को ही बाजार कीमत के नाम से जानते हैं। नॉर्मली जो MRP होता है उसको हम बाजार कीमत के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसी कीमत पर, उसी मैक्सिमम रेट पर बाजार में बेचा जाता है। लेकिन ध्यान में रखना कि बाजार कीमत होता है और उससे रिलेटेड दूसरा जो मूल्य है बोलते हैं साधन लागत, जिसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट शॉर्ट में बोलते हैं FC और इसका शॉर्ट में बोलते हैं MP। तो किसी वस्तु को जिस कीमत पर, जिस लागत पर उत्पादन किया जाता है उसको बोलते हैं साधन लागत। तो साधन लागत से बाजार कीमत ज्यादा होता है, क्योंकि साधन बाजार में वस्तु को बेचने के लिए उसमें हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ देते हैं। वहीं पर अगर बाजार कीमत से साधन लागत निकालना है तो हमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देना होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसको समझना है राष्ट्रीय आय को समझने के लिए। तो ये रहा राष्ट्रीय आय का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इस राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक चीज और समझना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। ठीक है, राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं। अगर राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं की बात करते हैं
तो इसकी अवधारणा को हम बेसिकली 8 प्रकार में बांट सकते हैं। 8 प्रकार में पहला जो बेस होता है वो है बाजार कीमत के आधार पर, ठीक है, यानी कि मार्केट प्राइस के बेस पे। और दूसरा ग्रुप हम बना सकते हैं किसके आधार पर, साधन लागत के आधार पर, साधन लागत यानी कि एफसी के आधार पर। तो ऐसे में अगर बाजार कीमत पे बेस देखें तो यहां पर जो बनता है सबसे पहला होता है जीडीपी एमपी, दूसरा होता है जीएनपी एमपी, तीसरा है एनडीपी एमपी और चौथा है हमारा एनएनपी एमपी। ठीक है, फुल फॉर्म मैं अभी बताऊंगा आपको। साधन लागत में भी सेम 4 होता है। नंबर 1 एनडीपीएफसी, नंबर 2 जीडीपीएफसी, नंबर 3 जीएनपीएफसी और नंबर 4 एनएनपीएफसी। तो ये जो हमारा एनडीपीएफसी है इसी को देश का क्या बोलते हैं बेटा, घरेलू आय बोलते हैं। और जो एनएनपीएफसी है यही हमारा देश का क्या है, राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। लेकिन इन सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है जीडीपी। इसको जीडीपी एमपी बोल सकते हैं, खाली जीडीपी बोल सकते हैं। तो टोटल मिला के 8 टर्म हमें पढ़ने हैं। तो ये 8 टर्म को अगर डिटेल से समझना है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें किस प्रकार से 8 को समझ सकते हैं। 8 को समझने की जरूरत नहीं है, केवल 2 को पढ़ दो तो इनफ है। सबसे पहले हमसे बात आता है जीडीपी क्या है। जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। अगर इसको डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन कुछ इस तरह से देख सकते हैं, एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के बाजार मूल्य का योग। ठीक है, मतलब एक देश की घरेलू सीमा में देश के नागरिक जो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं उसके बाजार मूल्य के योग को हम क्या बोलते हैं, सकल। क्योंकि यहाँ पर सकल वर्ड का मतलब होता है योग। घरेलू मतलब घरेलू सीमा के अंतर्गत, उत्पाद मतलब वस्तु और सेवाएं, और बाजार कीमत में बाजार कीमत पर। तो ऐसे में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन किया जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर नॉर्मल कहते होते हैं जीडीपी एमपी इक्वल टू होता है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार कीमत का योग होता है ये। ठीक है, ये है जीडीपी एमपी। अब इसकी कुछ विशेषताएं पूछी जाती हैं। अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हो कह सकते हैं नंबर 1, इसकी गणना घरेलू सीमा के अंतर्गत की जाती है। नंबर 2, ये हर वित्तीय वर्ष के लिए गणना की जाती है। नंबर 3, इसमें केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की मूल्य किया जाता है। इसकी गणना बाजार कीमत पर की जाती है। इस तरह से 3-4 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। वहीं पर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है कि दूसरा जो एग्रीगेट है जिसका नाम है, हम कह सकते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि एनडीपी एमपी। तो यहां पर एक चीज है, अगर आप केवल और केवल जीडीपी की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं तो बाकी सारा डेफिनेशन इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एनडीपी एमपी में देखो सब में ज्यादा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये सकल है और ये शुद्ध है, तो ऐसे में केवल एक शब्द का अंतर होता है। आपको यहाँ पर ये सारा का सारा डिक्टो लिख देना है,
डिक्टो लिखने के बाद लास्ट में एक वर्ड जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है कि इसमें मूल्यह्रास को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। सेम डेफिनेशन, केवल मूल्यह्रास को घटा दिया जाएगा। तो ऐसे में मूल्यह्रास को अगर घटा देंगे तो यहां पर इसका वो बन जाए, फॉर्मूला बन जाता है किस चीज का, एनडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला बनता है एनडीपी एमपी इक्वल टू हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी। हम इसमें से केवल मूल्यह्रास को यानी कि डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो फॉर्मूला हमारा बनके तैयार होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज। इसके अलावा अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम तीसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है यहां पर, यहां पर जो तीसरा पॉइंट बनता है वो है क्या चीज, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपीएमपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो ये है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, वो है राष्ट्रीय। तो घरेलू और राष्ट्रीय, घरेलू से राष्ट्रीय बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, केवल एक शब्द जोड़ना पड़ता है, वो है विदेशों से प्राप्त साधन आए। इसका मतलब होता है यहां पर भी हम सेम डिक्टो डेफिनेशन लिखेंगे, प्लस इसमें लिखेंगे इसमें विदेशों से प्राप्त मूल्य को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। हो गया, ये वाला डेफिनेशन हो गया। इसका मतलब यूं कहे कि अगर हम जीएनपीएमपी की बात करते हैं, जीएनपीएमपी इक्वल टू होता है जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, ये इसका फॉर्मूला बनता है। डेफिनेशन केवल एक याद करो, बाकी सब अपने आप बनता हुआ चला जाता है। और अगर वहीं पर हम इसके लास्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं हम बाजार कीमत पर क्या चीज, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपीएमपी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी इसका मतलब होता है शुद्ध, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। राष्ट्रीय मतलब जिसमें विदेशों प्राप्त संसाधनों को जोड़ा जाता है। तो इस पर यूं कह सकते हैं कि सेम डिक्टो डेफिनेशन लिखेंगे, प्लस लिखेंगे इसमें मूल्यह्रास को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, तथा विदेशों से प्राप्त संसाधन एनएफआई को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। और वहीं पर अगर इसकी डेफिनेशन अगर फार्मूला बनाने के जाए, फार्मूला तो ऑटोमेटिक बनता चला जाता है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा किस तरह से होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमें एनएनपीएमपी चाहिए तो क्या करना है, जीडीपी में डेप्रिसिएशन के मूल्य को और एनआईपी को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये इसका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बाजार कीमत को समझने के लिए हमें केवल एक डेफिनेशन को पढ़ना है, जीडीपी एमपी को। तो ये हो गया पहला चार। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 वो है हमारा एनडीपीएफसी, जिसके बारे में कह सकते हैं साधन लागत पर क्या चीज होता है, इसको शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते तो कैसे कैसे कहेंगे, इसको कहते हैं एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित साधन आयों का योग। मतलब ए देश की घरेलू आय में देश की साधन नागरिक जितने भी साधन आय अर्जित करते उनके योग को हम क्या बोलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध साधन आय। इसका मतलब ये क्या है, एनडीपीएफसी बराबर होता है साधन आयों का योग, साधन आयों का योग। तो ऐसे में ये क्या है,
ये जो साधन आय होता है, जैसे हमारा लाभ हो गया प्लस ब्याज हो गया, ठीक है, प्लस किराया हो गया प्लस पारिश्रमिक हो गया, इन सभी प्रकार के साधन आय को जोड़ने के बाद जो आय होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, और इसी को हम नॉर्मली दूसरे अर्थों में घरेलू आय के नाम से जानते हैं। ये हमारा घरेलू आय है, ठीक है। उसके बाद आता है 6 पॉइंट। ये वाला अगर याद हो गया तो बाकी सारे इजी है। 6 पॉइंट हम कहते हैं क्या चीज, ये हमारा जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी, इसका मतलब ये हुआ साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। यहां पर भी हम सेम डेफिनेशन लिखेंगे, डिक्टो डेफिनेशन। डिक्टो लिखने के बाद दोनों में जो अंतर है वो है सकल का और शुद्ध का। वो शुद्ध मूल्य है, ये सकल मूल्य है। सकल मूल्य में मूल्य शामिल किया जाता है, तो लिखेंगे इसमें मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। सेम डेफिनेशन, बस एक वर्ड बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जीडीपी एफसी इक्वल टू एनडीपी एफसी प्लस मूल्यह्रास, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल इसका फॉर्मूला। इसके बाद इसी में अगर 7 पॉइंट की बात करते हैं, कौन सी पॉइंट बात करते हैं, 7 पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो हमारा है क्या चीज, ये हो गया हमारा GNPFC, मतलब ये हो गया साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्यों कहे, यहां पर भी सेम डिक्टो डेफिनेशन लिख दो। अब देखो क्या है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय, सकल मतलब इसमें मूल्यह्रास शामिल होगा, राष्ट्रीय मतलब इसमें एनएफआई भी शामिल होगा। मतलब होगा इसके में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास तथा एनएफआईओ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जैसे हमें ये चाहिए GNPFC, हमारे पास है NDPFC जिसमें डेफिनेशन की मूल को और जिसमें हम एनएफआईओ को जोड़ दे रहे हैं। समझ में आ गया, ये हो गया। तो समझो केवल 2 लाइन याद करने से हमें बाकी सारी चीजें अपने आप याद हो जाती है, हमें अलग से रटने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला पॉइंट है हमारा NNPFC, इसका मतलब ये हुआ साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहां पर भी हम क्या करेंगे, सेम डिक्टो डेफिनेशन प्लस लिखेंगे एक ही चीज, इसमें एनएफआईए को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये हो गया हमारे पास NNPFC इक्वल टू NDPFC प्लस NFIA, ठीक है। और इसी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। अब इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसी से रिलेटेड 1-2 अवधारणाओं के बारे में पूछा जाता है। सब कुछ इसी के रिकॉर्डिंग होते हैं, इसी के आसपास सब कुछ होता है। इसके बाद जो टॉपिक बनता है वो राष्ट्रीय आय की गणना आखिर करते कैसे, मतलब ये सारी चीज हमें आता कैसे है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनडीपीएफसी कैसे कैलकुलेट, जहाँ पर राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन हमें यहाँ तक बेसिकली समझना है कि कैसे करते हैं, किस तरह से होता है। इसकी रिकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा बारी बारी से। लेकिन फिलहाल आज इतना ही। आपको इन अवधारणाओं के बारे में बताना डिटेल से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई पॉइंट लगता है कि आपका मिस हो रहा है या छूट रहा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं उन सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आय से रिलेटेड है, उसके बाद भी 2 वीडियो अभी बनना है। एक वीडियो में राष्ट्रीय आय के तरीके बताएंगे और एक वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि क्या डाउट है, कहाँ प्रॉब्लम हुई है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।